का वेग अधिकतम किसमें होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्वात में। निर्वात को फ्रेंड्स हम वैक्यूम भी बोलते हैं और प्रकाश का जो वेग होता है फ्रेंड्स सबसे ज्यादा निर्वात यानी कि वैक्यूम में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो प्रकाश का वेग होता है सबसे पहले रोमर वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रकाश का वेग है सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? आपका आंसर होगा रोमर ने। और आपको यह पता होना चाहिए प्रकाश की जो गति होती है निर्वात में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? आपका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी आपने याद रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 8.15 मिनट लगते हैं, यानी कि 8 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। कहीं कहीं पे आपको 8 मिनट 16 सेकंड भी दे देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में पूछा जाता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या फर्क पड़ेगा? आपका आंसर होगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। मानव नेत्र में जो फ्रेंड्स आइरिस होता है उसका मेन काम क्या होता है कि आंख में जो प्रकाश जाता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि मानव की आंख पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना पर बनता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मनुष्य की आंख होती है उसमें प्रतिबिंब कहां पर बनता है? आपका आंसर होगा रेटिना पर होता है और रेटिना पर बनता है। और फ्रेंड्स जो मनुष्य की जो आंख होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। और आपको पता होना चाहिए मानव आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि मानव आंख की जो रेटिना होती है इस पे प्रतिबिंब या इमेज कैसा बनता है? आपका आंसर होगा वास्तविक तथा उल्टा। और फ्रेंड्स नेत्रदान में आंख का कॉर्निया हिस्से को दान दिया जाता है। कभी भी जो फ्रेंड्स नेत्रदान होता है उसमें पूरा आंख दान नहीं दिया जाता, कॉर्निया वाला हिस्सा हमेशा दान दिया जाता है। और स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला पॉइंट जो बता रहा हूं फ्रेंड्स ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया कहते हैं। आंखों का ऐसा दोष फ्रेंड्स जिसमें किसी भी इंसान को पास की चीजें दिखाई दे लेकिन दूर की चीजें जो होती है ना फ्रेंड्स वो दिखाई ना दे, उसे हम बोलते हैं मायोपिया या बोल सकते हो निकट दृष्टि दोष। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को पास की वस्तुओं जो होती हैं वो दिखाई ना दे, ठीक है, तो उस दृष्टि दोष को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये आपने याद रखना। अगर दूर का ना दिखाई दे तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, और अगर पास का दिखाई ना दे उसको तो उसे हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्वनि तरंग किसमें नहीं चल सकती है? आंसर इसका ऑप्शन बी, निर्वात में। ध्वनि तरंगे जो होती है यानी कि साउंड वेव जो होता है फ्रेंड्स वो निर्वात में नहीं चल सकती यानी कि वैक्यूम में नहीं चल सकती है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है, आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि जो ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिकतम किसमें होती है? इस्पात में होती है या बोल सकते हो ठोस में होती है। कभी कभी ऑप्शन में ठोस दे देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि स्तर के मापन की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, ये भी आपने याद रखना है। और अवश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन और कि जो डॉपलर प्रभाव होता है इसका संबंध किससे है? आपका आंसर होगा डॉपलर प्रभाव का जो संबंध है फ्रेंड्स ध्वनि से होता है। फ्रेंड्स जितनी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और आज की वीडियो को जो फ्रेंड्स हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 25,000 लाइक का टारगेट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 310 केल्विन। केल्विन स्केल पर या बोल सकते हो केल्विन मान पर मानव शरीर का जो तापमान होता है 310 केल्विन होता है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। सेल्सियस स्केल पर फ्रेंड्स 37 डिग्री होता है मनुष्य का तापमान, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का तापमान। और फ़ारेनहाइट पर 98.6 डिग्री होता है। आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो मानव शरीर का जो तापमान होता है ना 3 स्केल पे मापा जाता है। एक मापा जाता है केल्विन पर, जो मैंने आपको बताया कि स्वस्थ मनुष्य का कितना तापमान होगा 310 केल्विन, ठीक है, केल्विन स्केल पर। और वहीं अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल पर वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट स्केल पर वो होता है 98.6 डिग्री। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 40 डिग्री तापमान ऐसा तापमान होता है फ्रेंड्स जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है वो समान होता है। फिर से बताता हूँ 40 डिग्री तापमान ऐसा होता है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन जो होता है फ्रेंड्स ये बायोगैस का मुख्य घटक होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है मीथेन की, आपको पता होना चाहिए मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और ये बायोगैस का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, गैलीलियो। गैलीलियो जो फ्रेंड्स वैज्ञानिक थे इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि दूरबीन जो होता है ये एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कि हम दूर की जो चीजें होती हैं उसको देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर ने किया था। आपसे पूछा जाएगा थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? डिवार ने किया था, ठीक है। और पूछा जाएगा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक ने किया था। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम का मतलब होता है फ्रेंड्स एटम बम, ठीक है। एटम जो बम होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम जो होता है फ्रेंड्स ये कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन को हम न्यूक्लियर फिजन भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन भी बोलते हैं नाभिकीय विखंडन को। ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं आपसे एग्जाम फ्रेंड्स, ये पूछा जाएगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका आंसर होगा अनियोन्य प्रेरण पे, ठीक है। अनियोन्य प्रेरण को हम म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो नाभिकीय विखंडन है इसमें हमेशा हम यूरेनियम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि जिसको कि हम D2O भी बोलते हैं का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर जिसको कि फ्रेंड्स हम न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं, इसमें जो भारी जल का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स वो मंदक के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, पायरोमीटर द्वारा। सूर्य का जो फ्रेंड्स तापमान होता है वो पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। आपको पता होना चाहिए पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम हाई टेम्परेचर को यानी कि उच्च तापमान को मापते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूर्य है इस पर जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो होती है हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स क्या होता है? हीलियम होता है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है ना वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस अभिक्रिया द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन को फ्रेंड्स हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं, यहाँ पे देता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो ताप होता है इसका SI मात्रक होता है केल्विन, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आपने, क्योंकि यहाँ पे ताप की बात हुई थी ना और यहाँ पे सूर्य की बात हुई थी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी जीके की बुक लॉन्च होने वाली है, ठीक है। जो जीके की बुक होगी वो रवि स्टडी IQ जीके नाम से होगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स ये बुक आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। जल्दी फ्रेंड्स आपको Amazon फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी बुक, ठीक है, आप वहां से ले सकते हो। रवि स्टडी IQ जीके नाम से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, घट जाता है। साबुन को फ्रेंड्स जब भी हम जल में घोलते हैं जो पृष्ठ तनाव होता है वो हमेशा घट जाता है। पृष्ठ तनाव को फ्रेंड्स हम सरफेस टेंशन भी बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। और कभी भी अगर हम साबुन को जल में घोलते हैं जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि बरसात की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्योंकि? इसका आंसर होगा तेल का जो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव होता है वो जल से कम होता है। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भूस्थिर उपग्रह। भूस्थिर उपग्रह को फ्रेंड्स हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं, का आवर्तन काल कितना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 24 घंटे का। भूस्थिर उपग्रह जो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम जियो स्टेशन सैटेलाइट बोलते हैं, इसका आवर्तन काल होता है 24 घंटे का। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स देखो, अगर इसका जो भूस्थिर उपग्रह है इसका आवर्तन काल 24 घंटे का होगा तो आपको ये भी पता है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, अपने अक्ष पर पूरा घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। और अगर ये सैटेलाइट भी जो है 24 घंटे का टाइम लेगा घूमने में, तो फ्रेंड इसलिए जो पृथ्वी का जो फेस होता है और इस सैटेलाइट का जो फेस होता है बिल्कुल आमने सामने होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भूस्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है। कभी कभी आपको एग्जाम में 36,500 भी दे देंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। अगर आपका वजन पृथ्वी पे 60 किलो का होगा, ठीक है, 60 किलो का, और जब भी आप चंद्रमा पे जाओगे तो आपका वजन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 10 किलो का हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाल्टी में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बाल्टी में पानी का तल डैश रहेगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, समान रहेगा। किसी बाल्टी में फ्रेंड्स अगर किसी बाल्टी में पानी है और उसमें बर्फ तैर रहा है, जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो फ्रेंड्स जो बाल्टी का जो पानी का तल होगा यानी पानी का जो लेवल होगा ना फ्रेंड्स वो हमेशा समान रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर इसमें पानी है और इसमें बर्फ पड़ा हुआ है, बर्फ जब पिघल जाएगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जितना जब बर्फ डाला हुआ होगा जितना लेवल उस टाइम होगा पिघलने के बाद भी उतना ही रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर कोई भी जहाज है, ठीक है, वो नदी में चल रहा है और जब वो समुद्र में आ जाता है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो फ्रेंड्स ये होगा कि जहाज का जो स्तर है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? बर्फ पानी से हल्की होती है, ठीक है, बर्फ पानी से हल्की होती है, यानी कि जो डेंसिटी होता है बर्फ का वो पानी से कम होता है, लेकिन अल्कोहल से भारी होता है, इसलिए फ्रेंड्स अल्कोहल में डूब जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के डैश होता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है फ्रेंड्स ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो दाब की बात हुई थी, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि साबुन के बुलबुले के जो अंदर का दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दाब का जो फ्रेंड्स मात्रक होता है ये पास्कल होता है, ये आपने याद रखना है।
वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट तूफान का सूचक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि जो वायु दाब मापी होती है यानी कि जो बैरोमीटर होता है उसकी रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आती है तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन होता है, मतलब किस चीज़ का सूचक होता है? आपका आंसर होगा तूफान का सूचक होता है। और पूछा एक क्वेश्चन एग्जाम और पूछा जाता है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? आंसर होगा क्योंकि वहाँ ऊपर जाकर वायु दाब घट जाता है। तो जितने भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड जब आपको मैं सभी क्वेश्चन करवा दूंगा इस वीडियो में, उसके बाद सभी क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में। और लास्ट में फ्रेंड 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है, टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का फ्रेंड्स मात्रक होता है ल्यूमेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ये भी आपने याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों के ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फ्रेंड्स ऐसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप पौधों की ऑक्सीजन का निकास होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण को फ्रेंड्स हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और फ्रेंड जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी जो पत्तियों का रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ।